नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देते हैं। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। छोटी अवधि के लिए अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो एसआईपी करना बेहतर होगा या फिर एक मुश्त निवेश करना। लंबी अवधि का निवेश डेट फंड में करना क्या सही स्ट्रैटेजी है? निप्पॉन लार्ज कैप फंड से नहीं मिल रहा है डिविडेंड, क्या करे निवेशक? और फंडनामा में हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि निवेशक अपने रिस्क लेने की क्षमता को कैसे आंक सकता है। और शो में हमारे साथ आज जुड़ रही हैं फिनसेप इंडिया की फाइनेंशियल एजुकेटर मृन अग्रवाल। मृन, बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ। चलिए यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मान सिंह देसाई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मान सिंह जी, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पुणे से? या थोड़ी सी आवाज़ तेज करेंगे, आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है मुझ तक। पुणे से बोल रहा हूँ। हाँ, अब सही है। अब बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल था कि एसआईपी में निवेश करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड आप पूछ रहे हैं? हाँ। आपने जो सवाल लिखा था मैं आपको एक बार याद दिला दूं। आपने हमें सवाल भेजा था कि एसआईपी करे या लमसम करे शॉर्ट टर्म के लिए। ये सवाल का भी जवाब चाहिए आपको? हाँ, सवाल यही है। अच्छा, ठीक है। चलिए दोनों सवाल का जवाब लेते हैं। पहला, शुरुआत उसी से करते हैं जो आपने हमें मेल किया था। ब्रिन, एक तो 1 साल के लिए निवेश करना है और उस पर शॉर्ट टर्म के लिए अब एसआईपी करें या लमसम, क्या सलाह देंगे आप? सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म के लिए, सिंस इन्होंने 1 साल का पीरियड दिया है, तो 1 साल के लिए इक्विटी में तो ना ही निवेश करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। 1 साल में अगर इनको निवेश करना है तो मेरा सुझाव ये होगा कि ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में निवेश करें। जो इनका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से ये डेट फंड सही रहेगा। और या तो ये सिप के फॉर्म में कर सकते हैं या ये लमसम के फॉर्म में कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि इनके पास अभी कितने अवेलेबिलिटी है फंड्स की। तो ये जो फंड है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए मेंट होता है। तो इसमें आप मतलब 3 महीने भी रख सकते हैं, 6 महीने भी रख सकते हैं, 1 साल के लिए भी रख सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको फंड्स आते हैं आप इन्वेस्ट कीजिए या आप लमसम में कीजिए, बट ये जरूर ध्यान रखिए कि आप 1 साल के लिए सिप में नहीं मतलब इक्विटी सिप में नहीं निवेश करें। मान सिंह जी, हाँ बोलिए। आपका निवेश का लक्ष्य क्या है? आपने समय सीमा तो तय कर रखी है, लेकिन किस लिए निवेश कर रहे हैं? निवेश मेरा सपोज एसआईपी या लमसम 5,000 का करना है तो कितना, कौन नहीं, वो हमें समझ में आया कि आपको 5,000 की आपको अगर निवेश ही करना है, लेकिन आप किस लिए कर रहे हैं? 1 साल का ही समय क्यों दिया इसको आपने? 1 साल के लिए मेरा ईएमआई की 1 साल के बाद मुझे चाहिए, थोड़ा काम था। तो मेरा दूसरा ईएमआई की मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा है कि शॉर्ट टर्म में कौन सा ज्यादा पड़ेगा? ओके, शॉर्ट टर्म के लिए डेट में कौन सी कैटेगरी ले ये मृन? और अगर ये लॉन्ग, हाँ जी, अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड। यस। और कोई नाम आप रेकमेंड करना चाहेंगी? आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या आईडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, आप इन दोनों में से कोई भी चुन लीजिए। ओके। मान सिंह जी, हाँ बोलिए। थोड़ी सी ना क्लैरिटी रखिए अपने निवेश के साथ कि शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 1 साल का वक्त अगर आपके पास है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है, ठीक है?
अच्छा। आपको डेट म्यूचुअल फंड में करना है, उसमें भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी बताई गई है। 2 नाम बताया अमरिन ने, आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या फिर आईडीएफसी, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ओके। और लमसम या एसआईपी, ये निवेशक के पास किस तरीके की आमदनी है उस पर भी निर्भर करता है अमरिन। अगर सैलरीड क्लास हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास ज़्यादातर एक मुश्त पैसे नहीं होते हैं निवेश करने के लिए, राइट? या ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। गोपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तेलंगाना से। गोपाल जी नमस्ते। नमस्ते मैडम, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरा डेट पोर्टफोलियो में भेजा 3 फंड्स में है। अभी मैं थोड़ा आउटडोर फंड्स ऐड करने के लिए सोच चल रहे हैं। ओके। क्यों थोड़ा क्रेडिट रिस्क डिक्रीज करने के लिए। ओके। मेरा 3 फंड्स आपके मेल में है। आपके पास मैं नाम पढ़ देती हूँ, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप फिर से। एक्सिस बैंकिंग पीएसयू डेट फंड, कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड, ये 3 आपके पास हैं, राइट? राइट मैडम। और 2 और ऐड करना चाहते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में? यस मैडम। ओके। ये आपने कितने सालों के लिए निवेश किया है? एक्चुअली मैं रिटायरमेंट के लिए मैडम, मेरा 15 साल बाकी है। मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो 50-50 में है। तो आप अपने पूरे निवेश का 50% इक्विटी में करते हैं, 50% डेट में करते हैं? क्या अभी तक ऐसा चल रहा है मैडम। ओके। और इक्विटी में कितने फंड रखे हैं आपने? इक्विटी में भी 3 है मैडम। 3 है। ओके। मुझे लगता है अमरिन, हर निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है और इसके हिसाब से उन्होंने ये तय किया होगा। लेकिन 5 डेट फंड प्लस 3 इक्विटी फंड, ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट इससे ज्यादा फंड्स लेने की आपको एक्चुअली जरूरत नहीं है। और मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आपका फंड का क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा नहीं है? क्योंकि एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में है जिसका क्रेडिट प्रोफाइल बहुत अच्छा है। एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी क्रेडिट प्रोफाइल इज वेरी गुड। कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड का डेफिनेशन ही होता है कि 80% एंड अबव इज सपोज्ड टू बी इन AAA रेटेड पेपर। तो आपको सबसे पहले अपने फंड्स के क्रेडिट प्रोफाइल को लेकर बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आपने पूछा कि अभी आपको और 2 फंड चाहिए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में रखिए अभी के लिए। ये जो आपके पास 3 फंड है उसमें आप बने रहिए, उसमें से प्लीज आप एग्जिट मत कीजिए। और जो फ्रेश आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि ऐसा है, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो बेटर रहेगा कि आप बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स में हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आईसीआईसीआई और आईडीएफसी के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। और इनका जो ये इंटरेस्ट रेट, हालांकि आपने टच किया है, और जो कंसर्न है इनका कि इंटरेस्ट रेट अगर अभी ऊपर की तरफ जाएंगे तो शायद यहाँ पर आपको रिटर्न थोड़े अच्छे ना मिले बैंकिंग पीएसयू या फिर जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो फंड्स हैं। लेकिन जब नज़रिया 15 साल का है तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है क्या? Yes, absolutely. I think कि अभी थोड़ा आप देख लीजिए। मेरा यही कहने का मतलब this is what I was trying to say कि जो 3 फंड्स हैं उसमें आप बने रहिए, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड एक्चुअली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो है वो अक्रूवल फंड है। ऑल्सो जो फंड मैनेजर्स हैं वो मतलब सोच समझकर ही बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। बट मैं ये कह रही थी कि जो नया निवेश आप कर रहे हैं अभी के लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कीजिए। थोड़ा जब इंटरेस्ट रेट्स का जब क्लैरिटी आ जाएगा ना, तब आपको अगर आप निवेश करेंगे तब लॉन्गर टर्म जैसे शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में तब निवेश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ओके, गोपाल जी। Yeah, madam. I got my. You got the answer? I cleared my doubt, madam. I cleared my doubt. Okay, चलिए। Thank you, madam. Thank you. You're welcome. अगला सवाल लेते हैं। ऋषभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। ऋषभ जी। हेलो मैम। नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी मेरे को एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे मतलब आज से 2 महीने पहले तक तो मैंने पूरा 100% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में ही किया हुआ है और 6-7 साल का एक्सपोजर है मेरा और आई थिंक रिटर्न भी काफी सही रहे हैं, मतलब ओवरऑल, नॉट जस्ट लास्ट ईयर के हिसाब से। तो अच्छा 2-3 महीने से मैंने ये 2 FOF लेकर रखे हुए हैं। एक तो है एडलवाइस ग्रेटर चाइना ऑफशोर फंड और एक है PGIM इंडिया जियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फंड। जी। सो ग्लोबल ग्लोबल इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड या तो मेरे को ये जानना था कि मैम क्या ये जैसे मैंने टोटल 100% अपने इन्वेस्टमेंट का 30% एलोकेशन 15% के हिसाब से इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में किए हुए हैं। हालांकि इनके जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के हिसाब से मैंने अप्रोच किया हुआ है। तो 30% ऑफ माय एलोकेशन उस हिसाब से क्या ये सही अप्रोच है या नहीं है? और अगर नहीं है मैम तो फिर अगर इंडियन मार्केट में ही रहना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से 15-20 ईयर्स के लिए तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? अच्छा, आपके बाकी फंड्स कौन कौन से, आपको नाम याद है? जी मैम, तो जैसे मैंने 2 ELSS लेकर रखे हुए हैं, एक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, दूसरा है ये मेरे एसेट टैक्स सेवर और उसके अलावा मेरे पास ये इमर्जिंग मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और उसके अलावा पराग पारिक का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ओके, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी में अच्छा, ओके ठीक है, जो फ्लेक्सी कैप हो गया वही, राइट? जी जी करेक्ट। तो उसमें ऑलरेडी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिल रहा है, थोड़ा सा उससे सेटिस्फाइड नहीं थे? जी मैम, एक्चुअली उसमें 25% ऑफ यूएस एक्सपोजर है, यूएस मार्केट एक्सपोजर है। सो एक्चुअली मैंने इस ओपिनियन के हिसाब से किया हुआ है कि अगर 10 साल के होराइजन में अगर इंडियन मार्केट थोड़ा सा श्रिंक भी होता है या ग्रो भी करता है, जैसा भी होता है, तो एटलीस्ट सारी इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं चलती है। तो ऐसे में 15% जो मैंने एडलवाइस वाले में लगाया हुआ है वो ये सोच के लगाया है कि क्योंकि उसमें वो लोग टॉप वो जो 10 कंपनी चाइनीज कंपनीज हैं वो ग्लोबल कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज में से आती हैं। तो एक तो मैंने 15% उसमें लगाया हुआ है और 15% मैंने यूएस की कंपनीज में लगाया हुआ है। ओके, ठीक है, गॉट इट। अप्रोच को चेक करना था कि मैम वो अप्रोच सही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से या कुछ चेंज है? यहाँ पे 2 सवाल, एक तो इनका अप्रोच सही है या नहीं मृन, पहला, और दूसरा कि कैसे कोई निवेशक तय करता है या फिर एक एक्सपर्ट बताता है कि ये निवेश का अप्रोच XYZ निवेशक के लिए सही है या नहीं है? एक्चुअली सबसे पहले मुझे लगता है कि 30% एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है। आई फील इंटरनेशनल मार्केट्स में आप 20% तक लिमिट कर सकते हैं, बट कोई नहीं, अगर अभी आपने डाल के रखा है तो कोई नहीं, अभी ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड भी है क्योंकि ऑल्दो जो इडलवाइस का जो ग्रेटर चाइना फंड है, अगर हम उसका 3 रोलिंग रिटर्न्स भी देखते हैं तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा है, एंड दैट्स बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द टॉप ग्लोबल कंपनीज फ्रॉम चाइना। PGIM का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स आई थिंक उस फंड में थोड़ा यूरोप का भी एक्सपोजर रहेगा और दूसरे कंट्रीज का भी एक्सपोजर रहेगा, तो इसीलिए PGIM का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। नाउ लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन होल्ड इट, बट आप ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि जो आपका ग्रेटर चाइना का जो एक्सपोजर है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड अभी के लिए ये कंपनीज अच्छी कर रही हैं, बट यू शुड कीप अ वॉच ऑन इट गोइंग फॉरवर्ड कि मतलब ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अभी आपका जो दूसरा पोर्टफोलियो है जिसमें आपने बताया आपके पास 2 मिरे के फंड्स हैं और आपने बताया एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड यू ऑल्सो गॉट पराग पारिक। सो जैसे आपने सही बोला कि पराग पारिक में करीब 25-30% एक्सपोजर यूएस स्टॉक्स में है। माय प्रेफरेंस एक्चुअली फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर इज थ्रू डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स, एंड वो इसीलिए है कि डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स का एक तो आपको टैक्सेशन का बेनिफिट है क्योंकि उसमें आपको इक्विटी फंड टैक्सेशन है, whereas in all international funds it is debt fund taxation, right? एंड दूसरी बात ये है कि उसमें द फंड मैनेजर इज डिसाइडिंग कि कौन से कंट्री में, कौन से ज्योग्राफी में, कौन से स्टॉक में एक्सपोजर लेना है, ना कि हम एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर ले रहे हैं। तो आई फील जो आपका होल्डिंग्स हैं, मतलब जो नॉर्मल और इंटरनेशनल फंड्स ठीक हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल में एक्सपोजर ज्यादा है और उसमें आप व्हाइल द ग्रेटर चाइना फंड इज डूइंग रियली वेल, थोड़ा आप उसको वॉच में रखिए एंड टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। आपने सही कहा, ये PGIM का जो
रिटर्न है इनफैक्ट बीते कुछ दिनों का, एक तो कंसिस्टेंसी वहाँ पर लैक करता है, कहीं पर किसी किसी ड्यूरेशन में तो बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा ऊपर है, कहीं पर एकदम नीचे हो जा रहा है। तो वो एक जो कहते हैं ना कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और वो थोड़ा तसल्ली देता है, तो थोड़ा रिस्क यहाँ पे ज़्यादा लिया हुआ है इन्होंने। ऋषभ जी, ऋषभ जी आप हैं हमारे साथ? जी हाँ। क्लैरिटी मिल गई सर आपको? तो मैम ये जो मैंने पीजीआईएम में जो इन्वेस्टमेंट में करने का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं उसकी जगह मैं पराग पार्क में कंटिन्यू कर सकता हूँ 15% एलोकेशन, या फिर मेरे को पीजीआईएम से कंटिन्यू करना चाहिए मैम? क्योंकि पीजीआईएम में आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, राइट सर? जी हाँ, सिर्फ 2 महीने हुए हैं अभी। सिर्फ 2 महीने हुए हैं? जी जी। ओके, रेन वहाँ बंद करके पराग पार्क में ले लें, थोड़ा और बढ़ा दे निवेश तो बेहतर होगा। हाँ, मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बट एक और बात आप देखिए कि जो आपको पराग पार्क का ओवरऑल होल्डिंग है वो कितना परसेंटेज है एज कम्पेयर टू योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, बिकॉज आपको ये भी नहीं होना है कि एक फंड में आपने बहुत ज्यादा डाल के रखा है और फिर दूसरे फंड में बहुत कम है। तो थोड़ा सा बैलेंस आउट कीजिए। जो पीजीआईएम का एक्चुअली अगर हम रोलिंग रिटर्न्स परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो इतना अच्छा नहीं है एक्चुअली, काफी अंडर परफॉर्मेंस चलती है। ओके, ऑलराइट, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं हमारी एक्सपर्ट मृन अग्रवाल। अगला सवाल लेते हैं विजय कुमार जी का, दिल्ली से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि 5,000 रुपये प्रति माह ये निवेश कर रहे हैं L&T मिड कैप में नवंबर 2018 से। नोटिस ये कर रहे हैं कि जितना इस कैटेगरी के बाकी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है उतना अच्छा रिटर्न इनको नहीं दिख रहा है। इनकी जो लाइन मैं पढ़ के बताती हूँ मृन आपको। द मार्केट हैज़ रिसेंटली गिवन ह्यूज रिटर्न्स बट दिस फंड हैज़ गिवन ओनली अबाउट 24% रिटर्न। 24% रिटर्न कतई भी ख़राब तो नहीं है, लेकिन इनका सवाल ये है कि इसमें जारी रखे SIP या फिर बंद कर दे, और अगर बंद कर दे तो कैसे पैसे निकाले ताकि इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह ना देना हो। तो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होगा क्योंकि ये 1 साल के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम फंड को देखते हैं, देखिए हर फंड में उतार चढ़ाव आता रहता है, राइट? और ऐसे भी होगा कि एक टाइम में एक फंड में ज्यादा रिटर्न आ रहा है और एक फंड में कम रिटर्न आ रहा है। तो एक्चुअली ना जो हमें ट्रैक करना है वो है रोलिंग रिटर्न्स। अब प्रॉब्लम ये है कि रोलिंग रिटर्न्स मिलना मतलब इंटरनेट पर इतना आसान नहीं है, राइट? बट जब हम फॉर एग्जांपल जब मैंने इस फंड को स्टडी किया और मैंने देखा कि पिछले 10 साल में अगर हम मंथली रोलिंग रिटर्न्स 3 ईयर के बेसिस पर देखें तो ये फंड एक्चुअली टॉप में आ रहा है, राइट? सो व्हाट आई विल से इज कि सारे फंड्स की साइकिल्स रहती हैं, कभी वो ऊपर रहते हैं कभी वो नीचे रहते हैं। हमें क्या देखना है कि लॉन्ग टर्म में ये फंड का क्या परफॉर्मेंस है। यस, अभी हाल ही में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है तो दूसरे फंड जिसमें ज्यादा अच्छा रिटर्न आ रहा है, बट आई स्टिल फील कि ओवरऑल इट्स अ गुड फंड, इट्स बीटिंग बेंचमार्क, लो वॉलेटिलिटी, आप इसमें बने रहिए। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और चलते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंड नामा की तरफ। मृन, इस हफ्ते हमने अपने सभी एक्सपर्ट से यही पूछा और आपसे भी वही सवाल कि एक निवेशक अपनी खुद की निवेश से जुड़ी रिस्क लेने की क्षमता को कैसे आंक सकता है। आंकने से पहले ये बता दें अगर आप कि ये रिस्क लेने की क्षमता क्या होती है, एग्जैक्टली इसका मायना क्या है? तो रिस्क लेना मतलब आप कितना अमाउंट ऐसे इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं जिसमें आपको लॉस हो सकता है, राइट? इट मीन कि जो आपने अमाउंट डाला है, जो आपका कैपिटल है, उसमें आपको कैपिटल लॉस भी हो सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, राइट? अब अगर हम पूछें कि हमारा रिस्क
टॉलरेंस लेवल क्या है, राइट? तो एक्चुअली इसमें 2-3 चीजें आती हैं इसमें, आर एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड आर विलिंगनेस टू टेक रिस्क, राइट? तो एबिलिटी टू टेक रिस्क अगर हमें परखना है कि कैसे हम पता करें कि हमारी क्या एबिलिटी है, उसके लिए काफी रिस्क प्रोफाइलिंग टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन में, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड होते हैं और कभी कभी निवेशकों को समझ में नहीं आता है कि मतलब इसको कैसे आंसर करें, राइट? तो एक आसान तरीका वो ये होता है कि हमारे पास अगर 100 रुपए हैं, हमारा अगर लेट्स से टोटल पोर्टफोलियो 100 रुपए है, तो 100 रुपए में हम कितना अमाउंट रिस्क में डाल सकते हैं और हम कितना अमाउंट सेफ में रखना चाह रहे हैं, राइट? सो मीन्स टू से कि अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैं 40% रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकती हूँ या नहीं, राइट? तो वो जो नंबर है वो आप खुद से सोच लें और दैट इज योर रिस्क टॉलरेंस, राइट? नाउ आई टॉक्ड अबाउट विलिंगनेस टू टेक रिस्क। तो क्या होता है कि अगर आप गोल प्लानिंग फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने गोल लेवल पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, एंड उस बेसिस पर ओवरऑल पोर्टफोलियो का फिर आपको रिस्क पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा होता है और हमारे पास पैसे कम होते हैं लक्ष्य के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, हमें ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, राइट? तो मैं क्या समझती हूँ कि या तो आप ओवरऑल पोर्टफोलियो पर सोच लें कि आपको कितना रिस्क लेना है, या अगर आप गोल प्लानिंग फॉलो कर रहे हैं तो ईच गोल के लिए डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट होराइजन आप डिसाइड करें कि कितना रिस्क लेंगे। ये बात उनको बैठा लेनी है जहन में कि जितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं उतना ही ज़्यादा आप तैयार रहिए अपने पैसे के, मतलब वो आपको जहन में बैठानी है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस भी हो सकते हैं वहाँ पे। जो नया रिस्कोमीटर आया है अब, क्या वो किसी तरीके से मदद करेगा निवेशक को ये तय करने में कि मेरी रिस्क एपेटाइट ये है या रिस्क टॉलरेंस ये है और मुझे उसके हिसाब से प्रोडक्ट दिख रहा है सामने, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ा? बिल्कुल। तो रिस्कोमीटर से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में मॉडरेट रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है, एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इसकी और जांच करूं भी या नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपको हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में नहीं निवेश करना है और आप रिस्कोमीटर देखते हैं कि इसमें हाई रिस्क है, देन यू कैन डिसाइड कि नो, आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस, आई विल नॉट इवन टेक दिस फर्दर। राइट। तो ध्यान रखिए, ज़्यादा लालच, रिटर्न के लालच में ऐसे प्रोडक्ट में निवेश ना करें जहां पर रिस्क ज़्यादा है, और ख़ासकर तब जब आपको नहीं पता कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपके सवाल आपको जहां हमें भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात कर सकें, आपके सवाल को बेहतर तरीके से हम समझ सकें। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।